दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरे एक दर्शक ने मेरे से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा कि एलटी के जो कैरियर साइजेस होते हैं वो 5, 10, 15, 20 के क्यों होते हैं, और लोगों ने ऑपरेटर्स ने क्यों जो है ऑड नंबर में स्पेक्ट्रम लिया हुआ है, 4 मेगाहर्ट्ज, 5, 6 मेगाहर्ट्ज, 7 मेगाहर्ट्ज, ऐसा क्यों लिया हुआ है, और जीएसएम के अंदर में मिनिमम स्पेक्ट्रम की ग्रेनुलरिटी कितनी होती है और वो कैसे डिटरमाइन होती है। अब दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो स्पेक्ट्रम का जो ब्लॉक साइज है इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हर बैंड के अंदर में अलग अलग ब्लॉक साइज हैं। तो एक कॉमन लेमैन को ये समझ में नहीं आता ये ब्लॉक साइज क्यों डिटरमाइन होते हैं ऐसे, और अलग अलग ऑपरेटर्स ने अलग अलग ब्लॉक साइज क्यों ले रखा है, जबकि एलटी में जो कि 4G है जो 5, 10, 15, 20 मेगाहर्ट्ज में काम करता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे आपको पता चलेगा कि जो स्पेक्ट्रम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सिर्फ टेक्निकल नहीं होता, इसके अंदर इकोनॉमिक्स, इसके अंदर पॉलिटिक्स, इसके अंदर जो है रेगुलेटरी आर्बिट्राज, बहुत सारी चीजें एक साथ मिंगल होती है, इंटरमिक्स्ड होती है, इंटरट्वाइंड होती है। तो इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी, आप अंत तक ये वीडियो देखिए। पहला तो मैं जीएसएम का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि जीएसएम के अंदर में मिनिमम कितना स्पेक्ट्रम ऑपरेटर को चाहिए और क्यों चाहिए। तो दोस्तों आप ये देखिए ग्रिड स्ट्रक्चर, ये आपका बेस स्टेशन का क्लस्टर है। क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, बेस स्टेशन 1, बेस स्टेशन 2, बेस स्टेशन 3, बेस स्टेशन 4, 4 बेस स्टेशन का एक क्लस्टर है। अब इसके अंदर में अलग अलग सेक्टर्स हैं, 3-3 सेक्टर होते हैं बेस स्टेशन में। सेक्टर का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि एंटीना जो है ऑप्टिमली एक डायरेक्शन में सिग्नल को फेंके जिसे दूर तक जाए। ये 120 डिग्री का एक आर्क है, ये ऐसे करके 3 120 डिग्री का आर्क बनता है। अब जीएसएम जो होता है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी सिस्टम नहीं होता, मल्टी फ्रीक्वेंसी सिस्टम होता है, क्योंकि हर सेक्टर की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। क्यों होती है ऐसा? क्योंकि जीएसएम में पावर कंट्रोल नहीं होता, इसलिए अगर सब फ्रीक्वेंसी सेम हो तो आपस में इंटरफेयर करेंगे, इसलिए सेम फ्रीक्वेंसी को उस सेक्टर से दूर रखा जाता है। अब आपको अगर आपको ट्रैफिक यूज करना है, जीएसएम का एक पर्टिकुलर सेक्टर को ट्रैफिक के लिए यूज करना है, आपको एक सिग्नलिंग चैनल चाहिए, आपको ट्रैफिक चैनल चाहिए। इसका मतलब हर सेक्टर के अंदर में आपको दो दो चैनल्स चाहिए। चैनल का मतलब क्या है? चैनल इज द ग्रेनुलरिटी ऑफ मिनिमम ट्रांसमिशन जो है कैपेबिलिटी विच इज 200 किलोहर्ट्ज। तो 200 किलोहर्ट्ज के आपके दो दो चैनल्स चाहिए। तो अगर आपके पास में 12 टोटल सेक्टर हैं तो 12 इंटू 2 24 हो गया, और 24 को अगर आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 200.2 मेगाहर्ट्ज में आएगा आपका 4.8। आपको दिख रहा है 4.4, क्यों? क्योंकि सिग्नलिंग को 12 ना रख के 10 रख सकते हैं। तो अगर 10 हो गया सिग्नलिंग तो आपको जो है 24 कैरियर नहीं चाहिए, आपको चाहिए 22 कैरियर। तो 22 को अगर आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 4.4। इसलिए जीएसएम में 4.4 मेगाहर्ट्ज का मिनिमम बैंडविड्थ चाहिए। और क्योंकि कैरियर साइज जो है 200 किलोहर्ट्ज होता है, तो आप जो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो 200 किलोहर्ट्ज के चंक में आपको स्पेक्ट्रम मिलता है। तो ऑक्शन डिजाइन भी उसी तरह से किया जाता है, जैसे मैंने अपने वेबसाइट में ये जो आपको दिख रहा है, आपका प्लान दिख रहा है 1800 मेगाहर्ट्ज का प्लान दिख रहा है, तो आपको दिखेगा कि इसके जो चैनल साइजेस हैं वो 0.2 मेगाहर्ट्ज का है। सिमिलरली 900 मेगाहर्ट्ज के भी चैनल साइजेस आप दिखेंगे 0.2 मेगाहर्ट्ज का है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि भाई जीएसएम जो है 4.4, 6.2 और 200 किलोहर्ट्ज के चंक में इस्तेमाल होता है। उसके पीछे मैंने रीजन बता दिया। अब आते हैं ये वाले क्वेश्चन के जवाब में कि भाई ये एलटी के अंदर में 5, 10, 15, 20 क्यों होता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि एलटी का स्ट्रक्चर कैसे बनता है सिग्नलिंग का, और उसको कैसे मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करते हैं। वो अगर नहीं जानेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि 5, 10, 15 क्यों होता है। ये जो आपको दिखा रहा हूं 5, 10, 15, 20 क्यों होता है। तो सबको पता है कि एलटी इज ए ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? भले ही आपके पास में 10, 20, 30 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम हो, आप उस स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे चंक्स में बांटते हैं जो कि 15 किलोहर्ट्ज का होता है। इसका मतलब पूरा स्पेक्ट्रम एक साथ एक पर्टिकुलर यूजर नहीं यूज करता, वो 15 किलोहर्ट्ज के सब कैरियर के ब्लॉक्स में यूज करता है। जैसे 15 किलोहर्ट्ज के अंदर में आप क्या करेंगे कि उसके एक रिसोर्स ब्लॉक बना लेंगे, जोड़ के 15 किलोहर्ट्ज के मल्टीपल 15 किलोहर्ट्ज के ब्लॉक्स को जोड़ के एक रिसोर्स ब्लॉक बना देंगे। ऐसे करके देयर विल बी मल्टीपल रिसोर्स ब्लॉक्स, ठीक है। उसमें नहीं जाते हैं, पर इतना समझ लेते हैं कि 15 किलोहर्ट्ज के सब कैरियर होता है। अब 20 मेगाहर्ट्ज ब्लॉक के अंदर में आप 1200 सब कैरियर यूज करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड का डेफिनेशन है, मतलब स्टैंडर्ड ने डिफाइन किया हुआ है कि देखिए 20 किलोहर्ट्ज के में आप 1200 सब कैरियर ही यूज करेंगे। अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर तरीके से बनाना पड़ेगा ना,
तो स्टैंडर्ड ने बना दिया। अब अगर 1200 को आप 15 किलोहर्ट्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 18 मेगाहर्ट्ज। अब 18 मेगाहर्ट्ज अगर आया तो आप बोलेंगे 20 क्यों? क्योंकि आपको गार्ड बैंड चाहिए रहता है। इस जैसे कि आप अगर 5 मेगाहर्ट्ज को यूज करेंगे तो आप अगर सब कैरियर मल्टीप्लाई करेंगे, जितने सब कैरियर होंगे उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 4.5 मेगाहर्ट्ज। तो बाजू में आपको गार्ड बैंड मिल जाएगा, ऑटोमेटिक गार्ड बैंड मिल जाएगा, है ना दोस्तों। तो ये जो है एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि आपका डिटरमाइन करना कि कितने सब कैरियर हो गए और कितना बैंडविड्थ, जिसको क्योंकि नेचुरल गार्ड बैंड चाहिए रहता है, तो उसके लिए आपको चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि 1200 सब कैरियर ही क्यों, है ना, उससे कम क्यों नहीं और उससे ज्यादा क्यों नहीं, ऑड मल्टीपल्स में क्यों नहीं? तो उसके पीछे दोस्तों ये समझना जरूरी है कि डिकोड कैसे करते हैं, क्योंकि ये जो सब कैरियर्स होते हैं ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल को कैरी करता है, तो उसको डिकोड करने का क्या तरीका होता है वो जानना जरूरी है। इसलिए जानना जरूरी है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, व्हाट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म। और फोरियर ट्रांसफॉर्म इसलिए जानना जरूरी है, जब तक आप फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं समझेंगे तब तक आपको ये ग्रैनुलरिटी के बारे में नहीं समझ में आएगा कि ये 5, 10, 15, 20 क्यों होता है। इसलिए दोस्तों मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म समझाने के लिए एक एनिमेशन बनाया। एनिमेशन में मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने इस एनिमेशन के अंदर में कॉम्पोजिट सिग्नल, जो OFDMA का जो कॉम्पोजिट सिग्नल है OFDMA का, वो यहां दिखा रखा है। अब ये सिग्नल को देख के आपको वो 15 किलोहर्ट्ज के चंक तो नजर नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिखते हैं। टाइम डोमेन में वो सिग्नल जो है ऐसे दिखेगा, उल्टा सीधा दिखेगा, उल्टा ऊपर होते हुए। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, जब भी कोई सिग्नल टाइम डोमेन में होता है उसके अंदर मल्टीपल फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट्स मिक्स होती है, और वो इस तरह से नजर आता है जब एयर के अंदर में ट्रैवल करता है, बहुत ही उल्टा सीधा ऐसे उठा हुआ। अब इस सिग्नल में से, इस कॉम्पोजिट सिग्नल में से आपको सब कैरियर 1 बाय 1 निकालना है। 15 किलोहर्ट्ज के सब कैरियर जो कि इस तरह से स्प्रेड आउट है, जो आपको मैं दिखा रहा था, ऐसे आपको निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको एक प्रोब यूज करना पड़ेगा। प्रोब क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे अब मैं ना एक पर्टिकुलर सब कैरियर ढूंढता हूं, कौन सा वाला सब कैरियर ढूंढता हूं, लेट्स से मैं ये वाला सब कैरियर ढूंढता हूं, तो आपको ये फ्रीक्वेंसी पता होगी। तो आप ये फ्रीक्वेंसी का जो एक प्रोब, एक साइन वेव जो कि आप जनरेट कर सकते हो लोकली यूजिंग फेज लॉक लूप, जो आपका सिस्टम होता है उससे जनरेट कर सकते हो। तो ऐसे करके साइन वेव जनरेट कर लोगे, ये प्योर साइन वेव है। अब ये प्योर साइन वेव आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। अब जब मल्टीप्लाई जब करोगे तो जब तक ये साइन वेव एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से मैच नहीं करेगा, तब तक इसके रिजल्ट्स जो है पॉजिटिव नहीं आएंगे, नेगेटिव आएंगे, है ना। अगर मान लीजिए आपके ये साइन वेव इसमें दूसरे कंपोनेंट से मैच नहीं करता, जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर तभी होगा जब ये मैच करेगा। तो मैं जब ऑटो लॉक करता हूं तो देखिए ये मैच हो गया। जैसे मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं इसको, फिर दोबारा ऑटो लॉक करता हूं, देखिए पॉजिटिव एरिया जो है यहां मैच कर गया, दिख रहा है आपको। तो ये पॉजिटिव एरिया कहां निकालेंगे, ये वाला जो है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज दिस। तो इसके अंदर में जब आप देखेंगे इसके एरिया को जब आप मेजर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें पॉजिटिव एरिया का पोर्शन ज्यादा है, नेगेटिव एरिया का पोर्शन कम है। तो ये प्रोब से पता चल जाएगा कि ये सिग्नल डिटेक्ट हो गया। ऐसे करके आपको सारे 1200 सिग्नल एक के बाद एक स्कैन करने पड़ेंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तो आपका जो कंप्यूटर है, जो प्रोसेसिंग है मोबाइल फोन के अंदर में, वो काम करना बंद कर देगा। आपके बफर के अंदर में सिग्नल लॉस हो जाएगा, बिकॉज आपको प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा चाहिए। तो ये फ्रीक्वेंट, जिसको बोलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसको बोलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म, कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सब्जेक्ट। मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया कि फोरियर ट्रांसफॉर्म होता क्या है, बट फोरियर ट्रांसफॉर्म इस तरह से नहीं इस्तेमाल करते हैं। जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसको बोला जाता है फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब ये फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये नहीं, ये वाला फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये वाला, दिस इज द फास्ट। व्हाट इज फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म? जो आपके कन्वेंशनल फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या करता है, एक के बाद एक सिग्नल को डिकोड करके वो निकालता है। जो मैंने आपको बताया कि ये आपका कॉम्प्लेक्स वेव है, एक साइन वेव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सिग्नल मिल जाएगा, फिर दूसरा प्रोब यूज करेंगे फिर दूसरा मिल जाएगा। ऐसे करके आप स्कैन करते रहेंगे। तो 1200 बार एक बार स्कैन किया, फिर 1200 बार, फिर 1200 बार, ऐसे करके 1200 इंटू 1200 हो जाएगा। इतनी बार आपको स्कैन करना पड़ेगा। तो इससे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, आपका चलेगा नहीं और आपका प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी। FFT क्या करता है कि वो साइमल्टेनियसली सारा का सारा जो कैरियर है एक साथ निकाल देता है। अब वो कैसे करता है, ये कॉम्प्लेक्स मैथ्स है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अब ये करने के लिए आपको कंप्यूटर यूज करना पड़ता है जो कि CPU होता है ना। अब CPU के अंदर में जो आपका कंप्यूटर होता है वो बाइनरी होता है, 2 टू द पावर n में काम करता है।
तो मैं क्या करूंगा कि मैं 2 टू द पावर n जितने मेरे, जैसे 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 0 इसका मतलब 1 बिट, 2 टू द पावर जो है 1 हो जाएगा 2 बिट्स, 2 4 बिट्स, ऐसे करके आपके बिट्स बढ़ते जाएंगे। और मैं अगर 2 टू द पावर n करूंगा तो आपके जो है 2048 बिट्स, मतलब 2048 सैंपल्स एक साथ कर सकते हैं। पर आपको तो चाहिए 1200 सैंपल, है ना, क्योंकि आपके जो है 20 मेगाहर्ट्ज में 1200 सब कैरियर्स हैं, आपको तो 1200 सैंपल चाहिए, पर आपको मिल जाते हैं 2048। आप बोले मेरे को नहीं चाहिए भैया 2048, मैं तो कम यूज करना चाहता हूं, तो आप 2 टू द पावर 10 यूज करिए। 2 टू द पावर 10 यूज करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 10 0, आपको करके दिखाते हैं। 2 टू द पावर 10, 2 टू द पावर 10 आपको हो जाएगा 1024। तो 1024 आपके कम पड़ जाएंगे क्योंकि आपके पास तो 1200 हैं। तो इसलिए दोस्तों 1200 के लिए आपको जो है 2 टू द पावर 11 इतने जो है बिट्स सैंपल साइज यूज करने पड़ेंगे, कम यूज नहीं कर सकते। तो आप अगर 2048 सैंपल करेंगे तो 2048 मल्टीप्लाइड बाय 15 कितना हो गया, 30.7 मेगाहर्ट्ज। तो आप बोलेंगे भाई 30.7 मेगाहर्ट्ज है, पर मैं तो 20 मेगाहर्ट्ज यूज कर रहा हूं, इसलिए 30.7 मेगाहर्ट्ज रखा गया है। और 20 मेगाहर्ट्ज इसलिए रखा गया है, वो चाहते हैं कि अगर कुछ स्पिल ओवर रहा, कुछ नॉइज रहा आजू बाजू, वो नेग्लेक्ट हो जाए, इंटरफियर ना करे, जिससे कि 1200 मेगाहर्ट्ज आसानी से डिटेक्ट हो जाए। कोई इंफीरियर इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट अगर खराब है, उसको अगर आपको निकालना है तो आपके पास में सफिशिएंट विंडो रहे 2048 30.7 मेगाहर्ट्ज का, जिससे कि आप 18 मेगाहर्ट्ज बीच में आसानी से डिटेक्ट कर सको। तो ये एक स्वीट स्पॉट है, इसलिए चूज किया गया है स्वीट स्पॉट। आप समझ रहे हैं ना। और ये टोटली डिपेंडेंट है आपका एफएफटी के कॉन्सेप्ट। एफएफटी के लिए आपको इतने चाहिए, इतना स्पेस, इतने बाइनरी इतने सैंपल्स आपको करने पड़ेंगे, इसलिए आपको 2 टू द पावर 11 यूज करना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हैं। इसी तरह से आपको 15 के लिए, 10 के लिए, 5 के लिए उतने बाइनरी डिजिट यूज करने पड़ेंगे। तो एफएफटी के कंस्ट्रेंट के कारण में और स्टैंडर्डाइजेशन के कारण में ये ब्लॉक साइज जो क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से, ये जो ब्लॉक साइज का, ये इसीलिए ऐसा होता है। अब दोस्तों ऑपरेटर्स ने स्पेक्ट्रम जो है अलग अलग ग्रैन्युलरिटी में क्यों लिए, क्योंकि अगर जैसे रिलायंस है, मैं आपको एक दिखाता हूं, मैं आपका ऑक्शन का दिखाता हूं। जैसे मान लेते हैं ये मेरा वेबसाइट के अंदर में अगर जाएंगे, जो टूल मैं हमेशा दिखाता रहता हूं, ये वाला जो टूल, इसके अंदर में एक टैब है ऑक्शन ईयर ऑल बैंड्स। इसके अंदर में 2015 का एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, बस क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पता चलेगा दोस्तों आपको ये देख के कि लोग जो कि एलटी करना चाहते थे, उन्होंने 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के जगह में ज्यादा स्पेक्ट्रम क्यों लिया। जैसे रिलायंस के केस में देख लीजिए, रिलायंस को तो जीएसएम करना नहीं था, वो 5 के जगह पे 5.4 5.7 6 ऐसे स्पेक्ट्रम क्यों लिए उन्होंने, वो देखते हैं। तो इसलिए क्या किया मैंने दोस्तों, ऑक्शन 2015 का कौन कौन से बैंड, 918 मेगाहर्ट्ज बैंड को राउंड बाय राउंड आपको मैं दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि कौन कैसे बिट कर रहा है। तो अगर आप देखें, ये ग्रिड है, यहां पे सर्कल्स हैं और यहां पे ऑपरेटर्स हैं। जैसे ये 900 मेगाहर्ट्ज के ऑपरेटर हैं, ये आपके 1800 मेगाहर्ट्ज के सारे ऑपरेटर हैं। ऊपर आपको एयरसेल नजर आ रहा होगा, उसके बाद भारती 900 आइडिया आती है, ये रो है, ये भारती बिट कर रहा है, ये आइडिया बिट कर रहा है, ये भारती बिट कर रहा है, ये एयरसेल बिट कर रहा है, ये आरकॉम बिट कर रहा है, रिलायंस जियो यहां बिट करेगा, टाटा यहां पे बिट कर रहा है, टेलीविंक्स यहां पे बिट कर रहा है, वोडाफोन यहां बिट कर रहा है। इस तरह से 1800 में भी ऐसे बिडिंग हो रहा है। अब आपको पता होगा दोस्तों, जब 2015 के अंदर में रिलायंस जब स्पेक्ट्रम लिए थे, उस टाइम में उन्होंने अपनी सर्विसेज शुरू नहीं करी थी, क्योंकि उनके पास में 2.3 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम था। वो उसमें वॉइस लॉन्च नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज उसका जो है ना इंडोर पेनिट्रेशन और कवरेज अच्छा नहीं होता, उनको लो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम चाहिए था, तो उनको 1800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम चाहिए था। और आपको यह भी याद होगा कि 2015 के अंदर में बहुत सारे जीएसएम के लाइसेंस एक्सपायर हो रहे थे ना। तो अगर आप मैं राउंड बाय राउंड जाऊं तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज नजर आएगा। देखिए रिलायंस जियो जो है 900 में बिट कर रहा है, और कितने बिट कर रहा है, ये 14 स्लॉट्स हैं। उस टाइम में जो है ये इसका जो वो था ग्रैन्युलरिटी थी, वो 1 मेगाहर्ट्ज थी, 0.2 मेगाहर्ट्ज नहीं थी, तो 5 मेगाहर्ट्ज बिट कर रहा है, देखिए सब जगह पे। और 1800 के अंदर में ग्रैन्युलरिटी वाज 0.2 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो आप देखिए रिलायंस जियो यहां बिट कर रहा है 1800 मेगाहर्ट्ज में इनिशियल राउंड्स में
सॉरी दोस्तों। तो अगर आप आगे चलते जाएंगे तो आपको दिखेगा रिलायंस जियो कुछ देर के बाद में 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम छोड़ के वो सीधा 1800 में आ जाएगा। आप देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आएगा आपको कि आप देखें कुछ, देखिए 1800 में आ गया। अब 1800 में यहां पे कोलकाता में रिलायंस जियो ने सिर्फ 2 मेगाहर्ट्ज बिट किया, क्योंकि देयर वर हाउ मच ब्लॉक्स, ब्लॉक्स मतलब 7 ब्लॉक्स थे, 7 ब्लॉक्स ऑफ 200 किलोहर्ट्ज। 200 किलोहर्ट्ज का मतलब 7 इंटू 0.2, इसका मतलब 1.4 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम था। तो 1.4 मेगाहर्ट्ज में से रिलायंस जियो ने 2 ब्लॉक्स बिट किया। ये ब्लॉक्स हैं दोस्तों, ये देखिए ना यहां पे लिखा है प्रोविजनल, नो सॉरी ये मेगाहर्ट्ज है, सॉरी, कि 7 मेगाहर्ट्ज में से रिलायंस जियो ने 2 मेगाहर्ट्ज बिट किया, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया यहां पे देखिए प्रोविजनल एलोकेशन मेगाहर्ट्ज, 7 मेगाहर्ट्ज था कोलकाता में, 2 मेगाहर्ट्ज बिट किया। क्यों बिट किया? कि रिलायंस जियो को तो कोलकाता में जीएसएम तो करना नहीं था, तो वो उस टाइम में प्लेस होल्डर है, ये दिस इज अ प्लेस होल्डर बिट। यहां पे देखिए 5.2 बिट किया, कहां पे? राजस्थान में। राजस्थान में 5.2 तो नहीं चाहिए था रिलायंस जियो को, उनको जो 5 मेगाहर्ट्ज चाहिए था। तमिलनाडु में देखिए 0.6 बिट किया है ना। यूपी ईस्ट में 3 मेगाहर्ट्ज बिट किया है, राउंड नंबर 31 में। मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए आगे बढ़ता हूं। अब देखिए यहां पे 5 मेगाहर्ट्ज बिट किया है, यहां पे देखिए 7 मेगाहर्ट्ज में, यहां पे फिर भी 5.2, 0.6 एंड 3 मेगाहर्ट्ज बिट कर रहा है, ठीक है। अब आप आगे जाएंगे ना तो आपको और बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आएगा। लेट मी गो फर्दर एंड सी। अब देखिए दोस्तों, यहां पे हरियाणा में रिलायंस जियो 4 मेगाहर्ट्ज बिट कर रहा है 8 मेगाहर्ट्ज में, है ना। यहां पे 5.6 बिट कर रहा है। तो मैं 115 था, तो मैं राउंड नंबर 100 में जाता हूं जल्दी से। राउंड नंबर 100 में जाने से दिखेगा आपको हरियाणा में रिलायंस जियो जो है अभी भी 4 मेगाहर्ट्ज बिट कर रहा है, प्रोविजनल एलोकेटेड मेगाहर्ट्ज। यहां पे एचपी में 5.4। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे जाते हैं, 105 हो गया, 107 हो गया, 108 हो गया, 110 हो गया, 111 हो गया, 112 हो गया, 113 हो गया, 115 हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आएगा। यहां पे रिलायंस जियो ने हरियाणा में 4 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम उठाया, क्योंकि ये प्रोविजनल एलोकेशन ब्लॉक है। तो अगर फाइनल देखें, फाइनल जो आपका देखिए ब्लॉक सिलेक्टेड एंड प्रोविजनल अलॉटेड ब्लॉक्स फॉर सेल एंड, एक मिनट मैं दिखा देता हूं, प्रोविजनल बिड विनर्स, प्रोविजनल विनर्स, बिड वाले और प्रोविजनल विनर आखिरी राउंड में। अब देखिए रिलायंस जियो ने इन सारे स्पेक्ट्रम में कितने कितने ब्लॉक्स ऑफ स्पेक्ट्रम लिए, फिर देखा प्रोविजनल अलॉटेड एंड ऑफ ब्लॉक। देखिए इन्होंने लिया 4 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम लिया, एचपी में 5.4 लिया, कोलकाता में 5 लिया, राजस्थान में 10.4 लिया, तमिलनाडु में 0.6 लिया, यूपी ईस्ट में 3 मेगाहर्ट्ज लिया। अब मुझे बताइए दोस्तों, इसके क्या फायदा हुआ? यूपी ईस्ट में रिलायंस जियो क्या 3 मेगाहर्ट्ज में वो कर सकता है क्या, एलटी कर सकता है क्या? अगर आप देखें, मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं। यहां पे मेरा जो एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट में आपको दिखेगा, मैं यहां पे चूज करता हूं, मैं पहले इसको हटा के इसको फिल्टर हटा देता हूं और यहां फिल्टर ऑन कर देता हूं, और मैं ऑपरेटर चूज करता हूं रिलायंस जियो यहां पे, ठीक है। आपको ये दिखेगा यहाँ पे कि कैसे जो है रिलायंस जियो ने बिट किया था और क्या क्या चीज। अब रिलायंस जियो का जो है मैं चूज करता हूं कौन सा स्पेक्ट्रम, 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड, 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड चूज करता हूं। और मैं दिखा आपको बताता हूं कि देखिए 2014 में रिलायंस जियो ने, है ना। अब यहां पे आप एक और चीज करते हैं, हम चूज करते हैं 2014 2015 अप्लाई फिल्टर। अब देखिए एपी में 5.8 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम लिया 2014 में, ठीक है ना। तब भी उन्होंने जो है 5 मेगाहर्ट्ज लेना चाहिए था, पर 5.8। ये डिटरमाइन करता है कि ऑक्शन की स्ट्रैटेजी क्या थी, किसको एक्सक्लूड करना चाह रहा था क्या, किसी को, क्योंकि स्पेक्ट्रम की क्वांटम तो लिमिटेड होती है। तो थोड़ा सा अगर आप ब्लॉक बढ़ा दोगे तो दूसरा आदमी को 5 मेगाहर्ट्ज नहीं मिलेगा, बिकॉज वो बिट कर रहा था अपना एलटी करने के लिए, तो उसको नहीं मिलेगा। तो वो एक रीजन हो सकता है। आसाम में देखिए 5.4 लिया, उसके बाद दिल्ली में 5.4 लिया, उसके बाद देखिए गुजरात में 6 मेगाहर्ट्ज लिया इन 2014 में, फिर हरियाणा में 4 मेगाहर्ट्ज लिया। देखिए क्या करेंगे 4 मेगाहर्ट्ज में, एलटी तो हो नहीं सकता। एचपी में देखिए 5.4 लिया, कर्नाटका में 2014 में 5 मेगाहर्ट्ज लिया, केरला में 5 मेगाहर्ट्ज लिया, कोलकाता में तो चलिए दोनों बार उन्होंने 5-5 लिया। देखिए मुंबई में, एमपी में 6.4 और मुंबई में 6.6 लिया। क्यों लिया? क्योंकि यहां पे तो रिलायंस को 5 मेगाहर्ट्ज ही करना था, एलटी करना था। पर ये डिटरमाइन करता है कि आपकी ऑक्शन की स्ट्रैटेजी क्या थी।
आप किसी को एक्सक्लूड करना चाह रहे थे कि उससे स्पेक्ट्रम, क्योंकि नंबर ऑफ ब्लॉक्स तो जो है कांस्टेंट होते थे ना। अगर आप ये ज्यादा स्पेक्ट्रम ले लोगे तो आपका जो जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें से आप कुछ ब्लॉक्स छीन लोगे उनसे, जिससे कि उनको पूरा 5 मेगाहर्ट्ज कंप्लीट ना कर पाए। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब जरूरी नहीं कि ऐसा ही हुआ होगा, मैं आपको एक बता रहा हूं कि ऐसा हुआ था कई जगह पे। मैं इंडिविजुअली बताऊंगा तो पूरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि एक ऑपरेटर जो कि जिसको एलटी करना था, वो 2014-2015, क्योंकि उससे पहले 1800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम 2012 में हुआ था, पर 2012 में रिलायंस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। आपको दिखा देता हूं, 2012 में अगर मैं देखूं यहां पे 2012 में रिलायंस का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है कि नहीं, तो अब नहीं किया था उन्होंने, है ना, क्योंकि उनको पता था कि भाई उनके लिए 2.3 सफिशिएंट। तो उन्होंने 2014-2015 में जब जो 1800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम लिया, 900 में तो उन्होंने कुछ नहीं लिया। उन्होंने इन ग्रैनुलरिटी में क्यों लिया, ये डिटरमाइन करता है कि ऑक्शन में ऑपरेटर की क्या स्ट्रेटेजी थी। वो कॉम्पिटिटर को रेस्ट्रिक्ट करना चाह रहा था, उससे स्पेक्ट्रम छीनना चाह रहा था, और इतने क्वांटम में छीने कि जिससे कि उसको पूरा का पूरा 5 मेगाहर्ट्ज का ब्लॉक ना मिले। तो ऐसा ही जो है स्पेक्ट्रम की ग्रैनुलरिटी डिसाइड होती है दोस्तों। इसके अंदर बहुत टेक्निकल रीजंस भी होते हैं, बहुत नॉन टेक्निकल रीजंस भी होते हैं, पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं, और रेगुलेटरी रीजंस भी होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो अंत तक देखने आपको शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, इसको समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। आपको समझ में आ गया होगा। अंत तक देखने के लिए वीडियो बहुत धन्यवाद। मैं एक दूसरा वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।